हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आप सभी काफी कमेंट सेक्शन में सरफेस केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो सरफेस केमिस्ट्री का कंप्लीट ओवरव्यू चैप्टर का मैं आपको देना चाहूंगा इस वीडियो में। और इसके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस टॉपिक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो उसको डाउनलोड करने से पहले कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ, उसको जरूर सुनना। तो सरफेस केमिस्ट्री में मैं जो सैंपल पेपर्स में देख रहा हूँ और प्रीवियस ईयर्स का एनालाइज कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, मतलब बहुत बार पूछा गया है, इसके चांसेस काफी ज्यादा होने के। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ना दो केसेस दिए मिलेंगे, एक ए टेस्ट ट्यूब दी मिलेगी, एक बी टेस्ट ट्यूब दी मिलेगी, और बोलेगा कि इसमें आपने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला है, AgNO3 डाला है KI सॉल्यूशन के अंदर, तो टेस्ट ट्यूब का चार्ज क्या होगा। और क्वेश्चन होगा कि कोलोइडल सोल क्या होगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन। ऐसी बोलेगा अगर AgNO3 में KI डाला है तो टेस्ट ट्यूब का चार्ज क्या होगा और कोलोइडल सोल की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको एक बार तो सोल्यूट AgNO3 है और सोलवेंट KI है, और एक बार क्या हो रहा है KI सोल्यूट है और AgNO3 सोलवेंट है, मतलब कि अपोजिट चीजें हैं दोनों टेस्ट ट्यूब में, ऐसा हो टाइप, तो उसमें क्या करना है आपको। देखो, आपको बोलेगा कि इसमें जो आपका कोलोइडल सोल बन रहा है, आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा कि इसमें जो कोलोइडल सोल बन रहा है वो बन रहा है AgI बन रहा है। तो AgI कोलोइडल सोल बना, डाल क्या रहे हो AgNO3 डाल रहे हो आप, AgI आपका सोल बनना है। अब AgNO3 में Ag तो है, जो आपका कोलोइडल सोल बनेगा इससे Ag तो है AgNO3 में, लेकिन I नहीं है। तो जो चीज नहीं है ना उसका सोल बनता है। अब देखो, इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगी, AgI/I नेगेटिव, और I नेगेटिव। देखो ध्यान से समझ में आया ना आपको, AgI है आपका कोलोइडल सोल, क्वेश्चन में गिवन है, आपने AgNO3 डाला, AgNO3 में Ag है, I नहीं है। I पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव सोल बनेगा, रिप्रेजेंटेशन होगी AgI नेगेटिव। अब ये वाला देखो, इसमें भी आपका कोलोइडल सोल AgI ही बन रहा है, क्वेश्चन में गिवन है वो तो, है ना। अब AgI में अब KI आप डाल रहे हो, KI में I है लेकिन Ag नहीं है, तो इसमें जो सोल बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव, और उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी Ag पॉजिटिव। तो कोलोइडल सोल रिप्रेजेंटेशन ये हो गई आपकी। तो ये ध्यान रखना है, अगर अपोजिट चीजें हो दो टेस्ट ट्यूब में तो आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसका एक टेबल होता है आइडेंटिफाई करने का, वो भी मैं आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा आपको। दूसरा देखो, दूसरा टाइप होता है ये वाला, जिसमें आपका ना दोनों टेस्ट ट्यूब में ना सेम चीज डाल रहे हैं, FeCl3 डाल रहे हैं, FeCl3, दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम चीज डाल रहे हैं, लेकिन जो सॉल्वेंट है दोनों में अलग है, एक में बेस है और एक में हॉट वाटर है। अब देखो, जब भी इस तरह का सोल्ट हम डालते हैं ना, आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा कि यहाँ पे जो बन रहा है, क्या बन रहा है, हाइड्रेट बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट बन रहा है। और जब भी हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, जो भी हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज सोल बनाते हैं। तो यहाँ पे जो FeCl3 हॉट वाटर में डालोगे ना आप, तो यहाँ पे ये बनाएगा पॉजिटिव सोल, Fe2O3.XS2O/Fe3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब का चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, और सोल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगी। लेकिन जब इसको हम बेस के अंदर डालते हैं, ना, तो बेस के अंदर जब भी हम किसी चीज को डालते हैं तो जो सोल बनता है वो नेगेटिव बनता है, और यहाँ पे क्या होगा आपका Fe यही बनेगा, Fe2O3 ये आपका सोल बनेगा, और /OH नेगेटिव, तो नेगेटिव सोल हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलेंगे, उसमें इसका टेबल भी मिल जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो वहां से जरूर करना। सेकंड इंपॉर्टेंट आता है हैमिल्टोनियन डबल लेयर और जीटा पोटेंशियल। इसके डेफिनेशन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और इंपॉर्टेंट भी काफी है। देखो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट है, इसके जो आयंस है ये क्या करते हैं, कोलोइडल पार्टिकल के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाते हैं। कोलोइडल पार्टिकल है ना, उसके पार्टिकल के सरफेस पे क्या हो जाता है, एड्सॉर्ब हो जाते हैं और एक लेयर बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम फिक्स्ड लेयर। जिसको हम क्या बोलते हैं, ये पार्टिकल, ये जो आयंस है ये कोलोइडल पार्टिकल के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाते हैं और एक लेयर बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम फिक्स्ड लेयर। और वो जो फिक्स्ड लेयर है ना, वो फिक्स्ड लेयर डिस्पर्जन मीडियम, ये जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है, इसके अपोजिटली आयन, जो काउंटर आयन है, उसको अट्रैक्ट करते हैं। इसके जो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन है, फिक्स्ड लेयर के जो आयन है, वो डिस्पर्जन मीडियम के जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस को अट्रैक्ट करते हैं और एक लेयर बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड लेयर। एक फिक्स्ड लेयर बनी और एक बनी डिफ्यूज्ड लेयर।
अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रिकल जो लेयर बनी है ना, दोनों फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज्ड लेयर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लिए हैं। और फिक्स्ड लेयर डिफ्यूज लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। तो ये बहुत अच्छे से याद करना है। इसके बाद जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है कोगुलेशन। इसकी डेफिनेशन अच्छे से कर लेना। कोगुलेशन होता क्या है? कोलोइडल पार्टिकल का सेटल डाउन हो जाने को हम कोगुलेशन कहते हैं। उसको हम बोलते हैं डीस्टेबलाइजेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल जब नीचे बैठ जाते हैं उसको हम बोलते हैं कोगुलेशन। अब ये कोगुलेशन उतना ज्यादा होगा जितना वैलेंसी ज्यादा होगी आयन की। जैसे आपसे पूछ रहे थे आउट ऑफ BaCl2 और KCl इन दोनों में से कौन ज्यादा कोगुलेशन करेगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो Ba2 पॉजिटिव होता है और K पॉजिटिव होता है, तो वैलेंसी किसकी ज्यादा है? Ba2 पॉजिटिव की। तो BaCl2 क्या करेगा? कोगुलेशन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ये हार्डी स्क्वायर रूल आपका कहता है। ये रूल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब आगे ना मेरे को इस चैप्टर से लग रहा है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने के बड़े चांसेस है। सैंपल पेपर में भी गिवन है और पहले भी एनालाइज मैंने करा है तो वहां पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आपको जरूर अच्छे से कर लेना है। एक आपका डायग्राम है डायलिसिस, एक है आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस, एक डायग्राम है आपका ब्रिडिक्स आर्क मेथड का और एक आपका डायग्राम है टिंडल इफेक्ट का। इन चारों को आपको अच्छे से एक बार देख के जाना है। ये आपका डायलिसिस का है और ये आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस का है। तो आपसे पूछ लेगा कि प्रोसेस कौन सा है, तो आप बता दोगे डायलिसिस का है। इसका यूज क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है। उसके बाद बोल देगा कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है, तो डिफ्यूजन प्रिंसिपल, डिफ्यूजन के बेसिस पे किया जा रहा है। प्रोसेस कौन सा है आपका डायग्राम देख के बता दोगे डायलिसिस है। ऐसे ही इलेक्ट्रोडायलिसिस का भी आपके पेपर में इस बार भी गिवन था। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस और डायलिसिस में बस इतना ही फर्क होता है, ये भी प्योरीफाई करता है कोलोइडल पार्टिकल्स को, बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इस प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। बस इसमें और इसमें इतना ही डिफरेंस है। इसको भी अच्छे से आपको कर लेना। इसका भी प्रिंसिपल डिफ्यूजन ही है, इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है ये। और ये आपको चीजें भी याद रखनी है। आपसे पूछ सकता है कि इसको क्या कहते हैं, एरो दे देगा और नाम नहीं देगा, तो डायलिसिस मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा दो काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट है, प्रॉपर्टी है ये कोलोइडल पार्टिकल्स की, और एक ब्राउनियन मोशन है। जो आपके कोलोइडल पार्टिकल है ना वो जिगजैग मोशन शो करते हैं, उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। और इसकी वजह से जो आपका कोलोइडल पार्टिकल है वो स्टेबल रहता है। क्यों? कोलोइडल पार्टिकल जब सेटल डाउन हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं कोगुलेशन या फिर डीस्टेबलाइजेशन। लेकिन ये जो ब्राउनियन मोशन है ना, ये जिगजैग मूवमेंट कराता है कोलोइडल पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से वो सेटल डाउन नहीं होते और कोलोइडल पार्टिकल स्टेबल रहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। इसका कॉज क्या है वो भी याद रखना है। स्टेबिलिटी को बढ़ाता है कोलोइडल पार्टिकल की, वो भी याद रखना है। और ये ना इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल के, लेकिन साइज पे डिपेंड करता है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। इसके अलावा टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन अच्छे से करके जानी है आपको। कंडीशन पता होनी चाहिए, और मैंने बताया डायग्राम इसका भी आ सकता है, तो डायग्राम को भी अच्छे से कर लेना है। इसकी दो कंडीशन है वो अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा ना कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल काफी इंपॉर्टेंट है। 143 पेज पे आप जाओगे, एनसीईआरटी के 143 पेज पे जाओगे, स्टार्टिंग की पहली 5 लाइन को अच्छे से पढ़ लेना। उसमें इसकी कंडीशन गिवन है और कोगुलेशन कैसे होता है वो 2 कंडीशन गिवन है, तो वो अच्छे से कर लेनी है। आने के चांसेस है, पहले भी पेपर में आए हुए हैं, तो वो अच्छे से आपको कर लेनी है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड, केमिकल मेथड से हम कोलोइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, और स्पेसिफिक कोलोइड्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। वो है गोल्ड सॉइल, एक है सल्फर सॉइल, और एक मेथड है ब्रिडिक्स आर्क मेथड, जिसका डायग्राम भी गिवन है। उसको जरूर एक बार पढ़ के जाना, आने के चांसेस हैं। इसके अलावा एसोसिएटेड कोलोइड भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें CMH और क्राफ्ट टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए। ये सब है जो आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा ये आपको ग्राफ थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आइडिया होना चाहिए। x/m का ग्राफ जब आप टेम्परेचर के साथ बनाते हो तो फिजियोडॉप्शन तो डिक्रीज करता है और कैमियोडॉप्शन पहले इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करता है। ठीक है, ये कैमियोडॉप्शन का है जो पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज, और जो डिक्रीज कर रहा है वो आपका फिजियोडॉप्शन का है। इसके अलावा आइसोथर्म है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, वो भी अच्छे से आपको कर लेनी है। वो मैंने आपको नोट्स के अंदर गिवन है, उसको अच्छे से कर लेना। इसके अलावा कुछ डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन फेज आपको गिवन मिल जाएगा, और आपसे कोलोइडल सॉल्ट पूछ लेता है, या फिर आपको बोल देगा मिल्क आपको दे देगा, बोल देगा इसमें डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज कौन सा है, तो उसका टेबल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स के अंदर दिया हुआ है, उसको जरूर अच्छे से कर लेना। इसके अलावा 2-3 आपके डिफरेंसेस हैं, उनको अच्छे से 2-2, 3-3 लाइन अगर आप कर लोगे तो इनफ है। जैसे कि मैक्रोमोलिकुलर और मल्टीमोलिकुलर कोलाइड के बीच में डिफरेंस, फिजियोडॉप्शन और कैमियोडॉप्शन के बीच में, लायोफिलिक और लायोफोबिक के बीच में, कोगुलेशन और पेप्टाइजेशन के बीच में, इनके 2-2, 3-3 लाइन के आप डिफरेंस जरूर करके जाना।